मैम आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है, लेकिन हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। आप इसको अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, धीरे धीरे बोलेंगे। जैसे मान लो आप लोग साइंस में पढ़े मैम होंगे कि माइक बंद दुनिया करा। का विकास कैसे हुआ, उसी तरह से हिंदी का भी विकास कैसे हुआ। हेलो। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही सर क्या? सबका माइक बंद करवा दीजिए। भाई तुम लोग क्यों अनम्यूट हो रहे हो? जब मैं इधर से म्यूट कर रही हूँ तो खुद को म्यूट रखो ना, क्यों बोल रहे हो? देखो इसमें माइक आप लोग बंद रखो, ठीक है। जब कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तभी खोल लेना, ठीक। क्योंकि बीच बीच में बोलोगे तो हम लोग डिस्टर्ब होता है। हाँ चले आयुषी। हाँ जी सर, आप स्टार्ट कीजिए। ओके, देखो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, अगर इसको देखा जाए तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत से हुई। हिंदी इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी की आर्य जननी जो है संस्कृत है। तो पहले हमारी जो भाषा थी प्राचीन काल में, जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो वेद लिखे हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, वो देखेंगे आप लोग संस्कृत में लिखा गया है। तो पहले हमारी हिंदी भाषा नहीं थी प्रचलन में। पहले जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं, पहले संस्कृत ही बोली जाती थी। इसलिए हमारी हिंदी का विकास कैसे हुआ, कब से हुआ, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो संस्कृत भाषा का जो विकास है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए पहले भाषा को 3 भागों में बांट लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में मुख्य रूप से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ही हुआ करती थी। इसका जो समय था वह है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मतलब 1500 से 1000 तक आपकी वैदिक संस्कृत चली। फिर इसके बाद 1000 से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक में अंतर यह होता है कि जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, ऋचाएं जो लिखी गई हैं, वो आपकी संस्कृत में है शुद्ध पर निश्चित भाषा जो होती है, उसमें जो वेद और ऋचाएं लिखी गई उसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत वह हुई जनमानस उसको लोगों के पास तक आई और धीरे धीरे जनमानस उसको बोलने लगा। जैसे आज हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, वैसे संस्कृत बोली जाने लगी, जिसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। हेलो हेलो, क्या कोई दिक्कत है? सर, आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही, चलो ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, हो सकता है और बाकी को सुनाई देती हो। जरूर थोड़ी सभी को कट रही होगी। हमारे यहाँ नेटवर्क यहाँ बराबर है, मान लो कट रही होगी। यह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का हमने समय बताया आपको 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा से एक माना जाता है। मुख्य मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में धीरे धीरे संस्कृत लौकिक संस्कृत से भी और कुछ भाषाएं आई इसमें, जिनको 500 वर्षों में विभाजित किए। 500 ईसा पहली ईस्वी तक पाल चलती रही। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत चलती रही। इसके बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो समय है वो अपभ्रंश का है। इस तरह से मिला के मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में मुख्य रूप से 3 भाषाएं आई, पाल, प्राकृत और अपभ्रंश। हमारी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है इसी अपभ्रंश से ही हुई है। लास्ट जो पोजीशन है वह अपभ्रंश है। अपभ्रंश से ही धीरे धीरे करके हिंदी का विकास हुआ है। अर्थात अगर पूछा जाए कि हिंदी का विकास कब से हुआ, तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आप लोग बता सकते हो। ठीक है।
1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी का विकास धीरे धीरे शुरू हुआ। हिंदी साहित्य की रचनाएं धीरे धीरे प्रचलन में आई। इससे पहले आपको हिंदी भाषा नहीं दिखेगी। अब इसके बाद जब हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आई, माने 1000 ईस्वी के बाद, तो इसको भी हम लोग 4 भागों में मुख्य रूप से बांट लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को जो 1000 ईस्वी से अब तक मानी जाती है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका वीर गाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल या काल के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे वीर गाथा काल है, वीर गाथा काल का अपना एक निश्चित समय है। कभी कभी पूछा जाता है वीर गाथा काल का समय क्या है परीक्षाओं में, तो वीर गाथा काल का समय जो है संवत 1050 से 1375 विक्रमी माना जाता है। वीर गाथा काल का समय 1050 से संवत 1375 विक्रमी माना जाता है। ठीक। अब इसके बाद दूसरा आता है आपका भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय है वो 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक माना जाता है। रीतिकाल, रीतिकाल का जो समय है 1700 संवत 1700 से 1900 विक्रमी। हाँ, 1 मिनट पहले पूरा कर लें फिर रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। रीतकाल का जो समय है 1700 से 1900 विक्रमी तक, और आधुनिक काल या गद्य काल का जो समय है वह 1900 से अब तक माना जाता है। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। वीर गाथा काल का जो समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से संवत 1375 से 1700 विक्रमी के बीच। रीति काल का जो समय है वो 1700 से संवत 1700 से 1900 विक्रमी के बीच माना जाता है। और गद्य काल का जो समय है या आधुनिक काल, गद्य काल कहो या आधुनिक काल कहो, इसके और 2-3 नामे भी हम आपको बताएंगे। इसका जो समय है 1900 से अब तक। कहीं कहीं आप देखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको जो समय में बाउंड किए हैं तो 1900 से 1984 तक, क्योंकि वो उसी समय तक थे, जब तक वो थे तब तक उन्होंने इसको किया है। लेकिन इसको देखा जाता है अब तक माना जाता है, संवत 1900 से अब तक। अब इसमें ये आता है कि वीर गाथा काल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। जैसे वीर गाथा, कुछ लोग इसको वीर गाथा काल कहते हैं, कुछ लोग इसको आदिकाल कहते हैं, कुछ लोग इसको चारण काल कहते हैं। तो कौन क्या कहा है इसको भी आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये पूछा जाता है नाम किसने दिया। तो वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। सब एक ही काल के नाम हैं। वीर गाथा काल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है उन्हीं के नाम हैं। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सर चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं इसको, इसी काल को। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु और प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त। अब इसमें मिश्र बंधु की बात आती है तो मिश्र हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु के नाम से जो प्रचलित हैं उसमें इन बंधुओं में 3 लोग हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्हीं तीनों एक साथ काम करते थे, तो इसलिए इन लोगों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। जहां भी आपको मिलेगा इन तीनों के नाम नहीं मिलेंगे, केवल मिश्र बंधु मिलेगा। मिश्र बंधुओं में कौन कौन लोग आते हैं इसको नोट कर लो।
गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, नामकरण माने किसने क्या नाम दिया है। अब ये बात आती है कि वीर, जैसे इसको वीर गाथा काल कहते हैं, तो वीर गाथा काल कहने के पीछे कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं। अब वो प्रवृत्तियां क्या क्या हैं इसको भी आप लोग देख लो, माने क्या विशेषताएं हैं, क्यों इसको वीर गाथा काल कहा जाता है। तो इस काल में कुछ प्रवृत्ति मतलब होता है विशेषता, चाहे आप प्रवृत्तियां कहो चाहे विशेषताएं कहो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो इस काल में क्या क्या होता था, मुख्य बात यही है कि विशेषता उस काल की क्या थी। अगर इसकी विशेषता भी आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं सुनना चाहो सुनो। इसमें क्या होता था, अपने जो राजा होते थे उनके दरबारी जो कवि होते थे वही तो उस समय लिखते थे, तो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे। पहला है इसमें होता है कि आश्रयदाता की प्रशंसा, माने जो कवि होते थे अपने दरबार के जो राजा हैं, उनके यहाँ के राजा, उन्हीं का ही गुणगान किया करते थे। और दूसरा है राष्ट्रीयता का अभाव, एक कवि के अंदर राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी, ये केवल अपने राजा को खुश करने के लिए ही हर समय लगे रहते थे। इसमें देश के प्रति कोई मतलब इनसे नहीं था, राजा केवल खुश रहे इनका, बस इनसे और किसी से मतलब नहीं होता था। अगला है युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के जो कवि होते थे युद्धों का सजीव वर्णन किया करते थे, क्योंकि वो लोग स्वयं ही युद्ध क्षेत्र में जाते थे अपने महाराज के साथ। पहले तो प्राचीन काल में तो राजा महाराजा ही होते थे, तो वो लोग भी जैसे लड़ने जाते थे तो उनके साथ उनके जो दरबारी कवि होते थे वो भी युद्ध के मैदान में जाया करते थे, तो वहां युद्धों का सजीव वर्णन किया करते थे। वो वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, उस समय वीरता और श्रृंगार की ही उनकी रचनाओं में प्रधानता होती थी, केवल दो रसों की विशेष रूप से। विविध छंदों का प्रयोग, विविध कवि विविध छंदों का अपने अनुसार प्रयोग करते थे अपने रचनाओं में। अब भाषा में इनका अपभ्रंश, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था उस समय जो साहित्य थे ज्यादातर उसमें अपभ्रंश का, जो मैंने बताया अंतिम जो भाषा थी जिससे हिंदी का विकास हुआ अपभ्रंश है, या तो अपभ्रंश होती थी नहीं तो डिंगल या पिंगल, यही भाषाएं उस समय चलती थी रचनाओं में। अब उस समय के आदिकाल के प्रमुख कवि क्या कौन कौन से हैं उनको भी आप लोग थोड़ा जान लो। प्रमुख कवियों में सबसे पहले आते हैं आपके चंद्रवरदाई। अगर आदिकाल का या वीर गाथा काल का नाम आता है उसमें कवियों की बात आती है, तो पहले कवि के रूप में या सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं वो चंद्रवरदाई थे, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। उन्होंने, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पृथ्वीराज रासो जो 1343 ईस्वी में लिखी गई, और रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और अन्य कवियों में जैसे नरपत नाल, इनकी रचना है विशल। सर आपकी आवाज कट रही है, रिपीट कर दो। इस हाँ फिर से बोल देते हैं। दूसरा है नरपत नाल। नरपत नाल की रचना है बीसल देव रासो। अगले कवि आपके जगनिक। जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो का ही एक खंड है जिसको आल खंड कहा जाता है। जो आल्हा है एक खंड है जिसको जगनिक ने लिखा है। और भट्ट केदार जिनकी रचना जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि, जय मयंक जय चंद्रिका। धीरे बोलो सर। अच्छा लिख रहे हैं आप लोग? जी सर। आर्यभट्ट की कौन सी पुस्तक है? आर्यभट्ट नहीं, भट्ट केदार हैं। भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, ये जो हिंदू आदिकाल की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इसको ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए हम सोच रहे हैं आप इसको लिख लो।
नहीं तो वैसे भी यूट्यूब पे आप लोगों को ये मिल जाएगा बराबर। जी सर हम लिख रहे हैं। हाँ, मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका, विद्यापत। तो ये कवि है या पुस्तक है? हाँ कवि एक पहले हम कवि बोलते हैं, इसके बाद उनकी जो है पुस्तकें वो बोलते हैं। जैसे हम बताए कि मधुकर कवि हैं, इनकी पुस्तक है जय मयंक जस चंद्रिका, और विद्यापति कवि हैं, इनकी पुस्तक है विद्यापति पदावली। अर्चना सुनाई दे रहा है? सर समझ आ गया। हाँ आगे चलो। अगला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, ये आदिकाल के कवियों में आते हैं अमीर खुसरो। इनकी ज्यादातर पहेलियां प्रसिद्ध हैं। खुसरो की पहेलियां इनकी किताब का नाम है, खुसरो की पहेलियां। और इसी आदिकाल में ही प्रसिद्ध कवियों में स्वयंभू एक कवि हुए हैं। स्वयंभू पौम चरियु जिनकी रचना है, पाउम चरियु, और इनकी लिख लोगे, लिख लो धीरे धीरे, नहीं तो हम वो बना के भेज देंगे आपके उस पे व्हाट्सएप पर। अब जी सर अब्दुल नोट्स भेज रहमान, देना। ठीक, अब्दुल रहमान संदेश रासक, जो प्रमुख कवि हैं यही हैं आपके। और इसके बाद जो है आदिकाल में और कुछ विशेष नहीं बचता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा साहित्य की रचना नहीं हुई थी। राजा महाराजा के दरबार में जो कवि रहते थे वही थोड़ा बहुत करते थे। फिर इसके बाद दूसरा काल जो आता है हमारा, वह है भक्ति काल। भक्ति काल को भक्ति काल जो है 1375 से 1700 विक्रमी तक माना जाता है। और इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, सर सगुण और हाँ सर जो आपने ये हाँ, बोलो। बताया था आदिकाल वाला, तो इसका हाँ। टाइम क्या? भक्ति काल का आदिकाल का आदिकाल का 1050 से 1375 विक्रमी। जी सर। 1050 से 1375 विक्रमी। ठीक। और सर भक्ति काल का भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी तक। संवत और सन में आप लोग अंतर जानते ही हो, 57 साल का अंतर डिफरेंस होता है। सन और संवत में 57 साल का अंतर होता है। जैसे संवत बड़ा सा लिखा है और सन छोटा लिखा होता है, तो बड़े जब घटाया जाता है तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है। ठीक, उसी तरह से संवत में से आप लोग सन को घटा दो, जो आएगा तो सॉरी संवत में से 57 साल घटा दो, जो आएगा वो सन होगा। अगर इसको सन में कन्वर्ट करना चाहो, बदलना चाहो तो संवत जो होता है वो ज्यादा होता है, सन थोड़ा उससे कम होता है। अब अगला है आपका भक्ति काल। भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांट देते हैं, रामाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इस तरह से अगर देखा जाए तो भक्ति काल की 4 शाखाएं निकल के आती हैं लास्ट में, राम भक्त, कृष्ण भक्त, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। अब चारों के अलग अलग प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे राम भक्त के प्रवर्तक सगुण भक्ति के प्रकार क्या है? क्या? सगुण भक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं? सगुण के 2, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। 2 शाखाएं वहां से निकली। एक तरफ से राम भक्ति, जो राम की पूजा करते थे या जो कभी राम के विषय में लिखते थे, और दूसरी शाखा के अंतर्गत
कृष्ण की जो पूजा करते थे या जो कृष्ण के विषय में कुछ लिखते थे उनको कृष्ण भक्ति के अंतर्गत रखा गया, इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। और दूसरा है आपका निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। निर्गुण भक्ति शाखा में दो भाग हो गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी के जो है प्रवर्तक या प्रमुख कवि कबीरदास माने जाते हैं, और प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। राम भक्ति के आप जानते हो तुलसीदास हैं, कृष्ण भक्ति के सूरदास हैं। ठीक, ये शाखाएं हो गई आपकी। हाँ, अब देखो इसकी कुछ वो हैं प्रवृत्तियां या भक्ति काल की भी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, सर प्रेमाश्रयी के कौन है कभी? मलिक मोहम्मद जायसी। ओके सर। ठीक, हाँ, अब इस माने भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, माने उस काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी क्या क्या थी, इसको भी आप चाहो तो एक बार देख लो। ईश्वर में सहज विश्वास। जब आदिकाल खत्म हुआ, भक्ति काल आया, तो उस समय धीरे धीरे लोगों का रुझान जो है युद्धों और इस तरह से इतने लोग परेशान हो गए, धीरे धीरे भगवान की शरण में जाने लगे, माने ईश्वर पर विश्वास धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगा। नाम स्मरण की महत्ता माने इस काल की विशेषताओं में है, भक्ति काल की प्रवृत्तियां विशेषताओं में। दूसरा है नाम स्मरण की महत्ता, माने उस समय भगवान के नाम का ही ज्यादा महत्व होता था। ज्ञान की महत्ता, जैसे जो आपके ज्ञानाश्रय शाखा बना है, इसी के आधार पर बना, उसमें ज्ञान की बातें कुछ ज्यादा होती है। कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो सॉरी मलिक मोहम्मद नहीं, आपके को ज्यादा महत्व दिया करते थे। जैसे आप इनका नाम सुने होंगे, कबीरदास का। कबीरदास गुरु रामन थे, उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताते हैं कि जाके उसकी सीढ़ियों पे लेट गए थे, गंगा जी की सीढ़ियों पे, माने गुरु का शिष्य बनाने के लिए। तो इस काल में माने भक्ति काल में गुरु की महिमा का ज्यादा गुणगान किया जाता था। जात पात का विरोध, भक्ति काल में जात पात का विरोध भी कुछ कवियों ने किया है, जैसे कबीर, रैदास, दादू, इस तरह के जो कवि हैं। लोक मंगल की भावना, इस काल में जन कल्याण की भावना के विषय में ज्यादा सोचा जाता था। बाह्य आडंबरों का खंडन, माने जो बाह्य आडंबर फैले हुए थे, पूजा पाठ आदि सब, इनका खंडन करते थे कवि। इस काल की प्रमुख विशेषताओं में यही है। ठीक, अब अगली आपकी है रीत काल। अच्छा, इस काल के कुछ कवि हैं, इनको भी आप लोग कर लो। भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवि, जिसमें पहले आते हैं आपके कबीरदास, जिनकी रचना है आमनिशा। आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ, तो कबीरदास की रचना है बीजक। एक चीज आप लोग ये जान लो, कबीरदास को अपने हाथ से कोई रचना लिखे नहीं है, केवल ये अपने मुंह से बोलते थे। इनके दो शिष्य को लिखते जाते थे, तो इसीलिए इनको संग्रह कहा जाता है, माने ये अपने से लिखे नहीं हैं। ये बीजक नाम से इन्होंने 3 रचनाएं उसमें किया, संग्रह किया, साखी, सबल और रामायणी। एक कबीरदास की रचना है बीजक, उसमें 3 उसके खंड आप लोग मान लो, साखी, सबद और रामायणी।
साखी केवल तो सर कबीरदास इनकी की रचनाओं को लिखता कौन था? धर्मदास, उनके शिष्य थे धर्मदास, वही लिखते थे। ओके सर। हाँ, इसके बाद है रैदास। रैदास जो है, इनकी जो रचना है रैदास की वाणी नाम से प्रचलित है। रैदास की रचना रैदास की वाणी नाम से प्रचलित है। और कवि प्रमुख कवियों में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का आप नाम सुने हो, जो प्रेमाश्रय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उनकी रचना है पद्मावत, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत आप लोग पढ़े भी होंगे, इंटर कॉलेज वगैरह लिए होंगे हिंदी, तो उसमें कुछ अंश हैं उसके। यस सर। पद्मावत, हाँ, इनके 2-3 रचनाएं हैं, लिख लो। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। कृष्ण भक्त शाखा, हाँ, कृष्ण भक्त क्या, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है। इसके बाद सूरदास, जो कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक हैं, इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। और प्रमुख कवियों में नंददास, इनकी रचनाएं अगर लिखना हो तो लिख लो। अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला। रिपीट करना सर। रसखान का नाम आपने, हाँ, क्या हुआ, कुछ छूट गया? अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, ये सब नंददास की रचनाएं हैं। गोवर्धन लीला सूरदास ने लिखी थी? हाँ, नहीं, सूरदास नहीं है, नंददास की है। तो यूट्यूब पे देखा था मैंने, तो गलत बताई है इसका मतलब। सूरदास की केवल 3 रचनाएं हैं, उसमें अलग अलग पद, अलग अलग उसमें पद हो सकते हैं सूरदास के। अब गोवर्धन लीला, गोवर्धन, इसका मतलब छोड़िए, गोवर्धन उन्होंने लिखा है सूरदास ने। अगला है आपका रसखान का नाम सुना है आपने? जी सर। हाँ, रसखान सुजान नाम से इनकी रचना प्रसिद्ध है, रसखान सुजान। मीराबाई के नाम जानते हैं आप लोग, मीरा की पदावली। ये सब भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उन्हीं को बता रहे हैं। अब भक्ति काल के जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आप लोग जानते ही हो। इसके अलावा रामचरितमानस के अलावा भी तुलसीदास कुछ रचनाएं लिखे हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, बरवय रामायण। सर रामलला क्या है पूरा नाम? रामलला नहछु, नहछु, और बरवय रामायण। अब एक चीज है, जैसे इनका रामचरितमानस है, इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड है। एक बार 7 चेष्टा। जी सर। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जी सर। हाँ, और 7 कांड कौन कौन से हैं इसको लिख लो, और इसका एक हम सूत्र बता देंगे, किस क्रम में कौन कांड आएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे कंफ्यूज होता है ना, पहले कौन आएगा फिर बाद में कौन आएगा। पहले 7 कांड लिख लो,
फिर इसके बाद करेंगे। आवाज आ रही है ऐसी? यस सर। आ रही ओके। है, आप पढ़ाओ। हाँ चलो इसको, इनके कांड, हाँ इनके कांड जो हैं 7 कांड इसके रामचरितमानस के, इसको लिख लो। पूछा जाता है कभी के क्रम, थोड़ा जब पेपर टफ बनाता है तो उसमें कुछ नहीं करता है, यही दे देगा आपको, इसी का क्रम इधर उधर कर देता है, उसको कहेगा क्रम में आप लगाइए। उत्तरकांड। पहला है आपका बालकांड। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य। सर रिपीट कर दीजिए। पहले है आपका बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, जी सर। ठीक। पांचवा है सुंदरकांड, फिर किष्किंधा। नहीं लंका कांड सर चौथा कौन सा है? और उत्तरकांड। चौथा बता दीजिए। चौथा किष्किंधा कांड। थोड़ा तेजी लिखो, हाँ। वैसे रफली कर लो, हाँ बाद में अपना किष्किंधा है ना होगा। तेज। हाँ। फिर है लंका, फिर है यस सर हाँ उत्तर अब इस, एंड वाला। आप लोग क्लास में एक बार हम बताए देना, बा किस लंका उत्तर में। जी सर। हाँ इसका मीनिंग वैसे नहीं समझ में आएगा, जब पहले आप बी लिखो, बी डबल ए बा हो जाएगा। केवल इसको क्रम समझने के लिए है, कहीं वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने समझने के लिए अगर हम क्रम इसको इधर उधर मानो कर दिया जाएगा कि इसको क्रम सीधा करो, इसके सहारे आप लोग कर सकते हो। बा बी डबल ए, इससे हो जाएगा बी से बालकांड, ए से अयोध्या कांड, फिर दूसरा जो ए है उससे अरण्य कांड हो जाएगा। बा किस हो जाएगा किष्किंधा कांड, स से लंका। सुंदर कांड, अच्छा सुंदर। लंका और फिर उत्तर। ठीक उत्तरकांड यस सर। ठीक। तो इससे आपका एक क्रम कभी भी पूछेगा इधर उधर कैसे करके कि क्रम करो, तो क्रम आपको गड़बड़ नहीं जाएगा। पहले ये है, पहले आपका बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर, फिर लंका, फिर उत्तर। ठीक। अब अगला है आपका रीतकाल। रीतकाल का समय आप लोगों को पहले से मालूम है, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। ठीक। पूजा कुछ लिख भी रही हो? चलो जो लिख रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप भेज देंगे ना पीडीएफ, वहां से लिख लेंगे हम। हाँ तो कुछ नहीं, तो खाली बैठे हो कुछ करते रहो, हाथ पे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे तो ठीक ही रहेगा। सर मेरे यहाँ नेटवर्क कम है, कभी सुनाई देता है कभी नहीं देता है। चलो कोई नहीं, कोई सर बात लिख नहीं। रहे हैं, हम लिख रहे हैं। ठीक भेज। हाँ हाँ सभी ऐसे नहीं है, मालूम है। सर लिख रहे हैं। चलो अब अगला है आपका रीतकांड, तो सॉरी रीतकाल। रीतकाल का जो समय है, दिख रहा हूँ। क्या हुआ? हेलो, रीतकाल का समय जो है हमने बताया ना 1700 विक्रमी, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। अब रीतकाल को भी कुछ विद्वान अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कुछ लोग इसको रीतकाल कहते हैं, कुछ लोग इसी को अलंकृत काल कहते हैं, कुछ लोग इसी को श्रृंगार काल कहते हैं। अगर कभी यह आ जाए कि श्रृंगार काल किसे कहेंगे, तो आप लोग श्रृंगार काल का मतलब रीतकाल से ही समझोगे। अब कौन क्या नाम दिया है इसको देख लो। रीतकाल को रीतकाल नाम जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ठीक। अलंकृत काल इसको मिश्र बंधुओं ने कहा। श्रृंगार काल इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा।
सर लास्ट वाला किसने कहा था, श्रृंगार ठीक काल? है। सर श्रृंगार काल किसने कहा श्रृंगार था? काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। अब रीत काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां देख लो। इस काल के कुछ इनके जो प्रसिद्ध कवि हैं उनको देख लो। रीत काल भी पूरा हो जाए, जल्दी जल्दी पूरा करना है। रीत काल की प्रवृत्तियां, और आप लोग ये प्रवृत्तियां जो होती हैं या विशेषताएं जो होती हैं इसको पढ़ लेना, ये आता है उसमें लिखने का। आपको डीएलएड जो पेपर होगा वहां भी पूछ देगा रीत काल की प्रवृत्तियां या आदिकाल की क्या प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति का मतलब विशेषताएं। अब रीत काल की प्रवृत्तियां अगर लिखना हो तो लिख लो, नहीं सुन लो ऐसे। पहला है आपका रीति ग्रंथों का निर्माण। इस काल में जो है रीति ग्रंथ ज्यादा लिखे गए। रीति ग्रंथ का मतलब होता जो है काव्यांग के जो अंग हैं, काव्यांग जिसे कहते हैं। तो जैसे काव्य के अंग रस, छंद, अलंकार, ये जो है इन पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हुई है। इस तरह के जो ग्रंथ ज्यादा लिखे गए रीत काल में, इसीलिए कहा जाता है कि रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ इस काल में। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रमुखता। तीसरा प्रकृति चित्रण। चौथा है आपका मुक्तक शैली का प्रयोग। इस काल में जो है प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा चित्रण हुआ है, बाकी भक्त आदिकाल और भक्ति काल की अपेक्षा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, रीत ग्रंथों का निर्माण। हाँ सर ये हो गया। श्रृंगार रस की प्रमुखता। प्रकृति चित्रण। हाँ सर हो गया। मुक्तक शैली की प्रधानता। ब्रज भाषा की प्रधानता। चमत्कार प्रदर्शन। सर लास्ट में क्या बोला था? चमत्कार प्रदर्शन माने इस काल के जो कवि होते थे वो अपना कुछ ज्यादा ही चमत्कार या उस तरह के दिखाते थे कि ऐसे लगे कि हाँ वही सबसे बड़े कवि हैं। ठीक, जैसे इस काल के कुछ ऐसे कवि हैं कि जिनकी रचनाओं को आप पढ़ के समझ नहीं सकते हो, लिख के आ रहे हैं। केशव दास, भूषण, इनकी जो रचनाएं हैं थोड़ी जटिल रचनाएं होती हैं, वो केवल उसमें चमत्कार प्रदर्शन ही किए हैं। इस काल के प्रमुख कवि। अब इसमें मान लो कोई पॉइंट आपको ना समझ में आ रहा हो तो उसको एक बार फिर पूछ सकते हो आप। है कोई 3 4 5 पॉइंट बताए हैं हम। सर मुक्तक शैली बता दीजिए। हाँ, मुक्तक शैली का प्रयोग ये होता है कि जैसे जो रचनाएं छंदों में नहीं लिखी जाती हैं, छंदों में जिन रचनाओं को हम नहीं बांधते उनको मुक्तक शैली कहा जाता है। इस काल में कुछ रचनाएं तो उसमें लिखी जाती थी, छंदबद्ध रचनाएं होती थी, और कुछ वो लोग वैसे ही लिखते थे, उसमें छंदों का प्रयोग नहीं होता था। माने एकदम टोटल ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे नहीं होते थे, उसमें छंद का प्रयोग नहीं होता था। कुछ होती थी रचनाएं मुक्तक शैली में, कुछ रचनाएं ऐसी होती थी जो उसमें छंदों का प्रयोग होता था। माने जो रचनाएं छंद से मुक्त हों उनको मुक्तक कहा जाता है। ठीक, मुक्तक शैली का धीरे धीरे प्रयोग जो है यहीं से शुरू हो गया था। आप जब उनको निराला पढ़ोगे इसमें आधुनिक काल में तो उन्होंने एक लाइन लिखा था कि खुल गए छंद के बंद। माने उन्होंने छंद से कविता को एकदम से मुक्त कर दिया था कि छंद की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखो। तो इसीलिए आज की कविता आप लोग पढ़ोगे तो समझ नहीं आता है कविता है, गद्य पढ़ रहे हो। ठीक, चलो इस काल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लो। इस काल के प्रमुख कवियों में जैसे आपके आते हैं बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। सतसई में लगभग 700 दोहे हैं।
ठीक। इसी क्रम में अगले कवि आपके हैं केशव दास। हाँ हेलो हाँ बोलिए। दोहे बताए थे आपने? 700 लगभग क्या लगभग 700 दोहे हैं। सर मैंने बुक में पढ़े हुए हैं 791 कितने? दोहे। हाँ 791। हाँ नहीं देखो, कहीं कहीं 728 मिलता है, कहीं 714 मिलता है, इसीलिए हमने कहा कि लगभग 700 दोहे हैं। ठीक। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर सीटेट में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर हम क्या लगा के आएंगे? हाँ उसमें ये नहीं आएगा कि माने इसमें कितने दोहे हैं। ठीक है, अगर इसमें देगा तो लगभग में करके वहां देगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो डाउट करने के लिए आते हैं, समस्या होती है उसमें। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे डाले नहीं जाते, अगर डाल देते हैं फिर वहां अपने विवेक पर निर्भर करता है, फिर कोर्ट का अगला वो है ही स्टेप, कोई दिक्कत नहीं होती, वो कॉमन मान लिया जाता है बाद में। ठीक। जितनी किताबें आप पढ़ेंगे कहीं 700 मिलेंगे, कहीं 714 मिलेंगे, कहीं 728 मिलेंगे। 2000 जो 9-10 की टीजीटी की परीक्षा थी उसमें पूछा गया था बिहारी सत्साई में कितने दोहे हैं। ठीक। तभी तो सर मैंने पूछा। हाँ सुनो, तो उसमें क्या हुआ, फिर पूछा गया, बाद में क्वेश्चन को कॉमन कर दिया गया, सबको बराबर नंबर दे दिए गए। ओके सर। हाँ ऐसे क्वेश्चनों पर आप लोग बहुत ज्यादा नहीं करना, मिलेगा सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन डाले जाते हैं थोड़ा इधर उधर करने के लिए। ठीक है सर। और अगला है आपका इसी क्रम में केशवदास। केशवदास कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिया। आप लोग लिख रहे हैं, आगे बढ़ते चले फटाफट। जी सर लिख रहे हैं। लिख रहे हैं सर। ओके सर लिख रहे हैं। दूसरी क्या बोली? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, हाँ, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। सर जहान है। जहांगीर नाम सुना है ना इतिहास में? हाँ सर। हाँ क्या बोला सर? जहांगीर जस चंद्रिका, पूरा एक ही किताब है, जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर एक वो था सेनापति, उसी की विशेषता में इन्होंने पूरी किताब लिख दी है, जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर और राजा नहीं जो उनका था वो नहीं है जहांगीर। इसी में है अगले आपके घनानंद। सर हाँ सर इनको कठिन काव्य का प्रेत भी तो कहा जाता है। हाँ तो अभी तो बता रहे हैं। कठिन केशव काव्य दास का को। प्रेत इसीलिए कहा जाता है जो हमने बताया ना, चमत्कार प्रदर्शन। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में चमत्कार इतना कुछ ज्यादा ही कर दिया कि इनकी रचनाएं समझ में नहीं आती, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। चमत्कार से कैसा मतलब? अभी जब रीतिकाल की विशेषताएं हम बता रहे थे तो उसमें एक वो था ना पॉइंट, चमत्कार प्रदर्शन। आप अंतिम में चमत्कार प्रदर्शन का मतलब यह है कि रीतकाल के कुछ कवि ऐसे थे को अपनी रचनाओं में चमत्कार पैदा करने के लिए, कि इतना कुछ अलग करने के लिए इतना कठिन लिख देते थे को समझ में नहीं आता था, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है सर। अब अगला है आपका मतिराम। घनानंद की रचना बता दो। अच्छा घनानंद लिख रहे थे, हाँ लिख लो। घनानंद इनकी पहले तो पदावली लिखे हैं, पदावली, वियोग वेल, सुजान हित प्रबंध। घनानंद एक वो थी राजनर्तकी थी सुजान, उन्हीं के रिपीट करना। हाँ 3 रचनाएं हैं इनकी, पदावली, वियोग वेल, सुजान हित प्रबंध।
ठीक। देव, देव का नाम सुना है आपने? देव का पूरा नाम पूछा जाएगा कभी तो इनका पूरा नाम देवदत्त है, लेकिन देव देव ही कहा जाता है। भाव विलास, देव सुनाए? भाव विलास, भवानी विलास। सर ये देव की रचना है? हाँ देव की। भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, अष्टयाम, काव्य रसायन। सर अब अष्टयाम जो है 2-3 लोग लिखे हैं, एक ना। हाँ सर बोलिए। सुजान का मतलब, सर सुजान का मतलब क्या होता है? सुजान, हाँ सुजान का जो देखा जाए ना लिया है, पहले तो ये कहा जाता है कि कहानी के पीछे है कि एक राज नर्तकी थी सुजान नाम की, उसी से प्रेम करते थे, ठीक है। तो लेकिन इनके दरबार में जो और कवि रहते थे वो इनसे चिढ़ते थे। उन्होंने एक साजिश इस तरह से रचा कि धीरे धीरे करके इनको उस नर्तकी से दूर कर दिया। वो नर्तकी से प्रेम करती थी और ये भी करते थे, तो उनको कुछ जो होते हैं ना जलने लगते हैं, तो दरबार से ही इनको इस तरह से साजिश किए कि इनको बाहर कर दिया गया। तो उस जब वहां से बाहर हो गए तो उनके वियोग में, उस राजनर्तकी के वियोग में सुजान के, इन्होंने वो लिखने लगे, काव्य लिखने लगे। फिर बाद में उसी काव्य को दूसरी तरफ जोड़ के सुजान मतलब होता है श्री कृष्ण जोड़ दिया गया। सुजान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। तो इसीलिए कृष्ण भक्त शाखा के जब बात आती है तो घनानंद कृष्ण भक्त शाखा के कवि माने जाते। सुजान का इन्होंने अपनी रचनाओं में सुजान को उस नर्तकी तरफ भी किया है संकेत, और भगवान श्री कृष्ण की तरफ भी संकेत किया है। इसलिए इसमें जब आय अलंकार का प्रयोग होता है। हेलो, हाँ सर ये किसके दरबारी कवि थे? सर दरबारी कवि किसके थे ये? घनानंद। हाँ। घनानंद अभी ध्यान करके बताएंगे, ठीक है। याद है किसी को? कोई जानता है क्या? सर हेलो सर मोहम्मद शाह रंगीला तो नहीं था? मोहम्मद शाह रंगीला साहब, हाँ वही था। ओके गुड। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे, तो उसी के यहाँ जो हुआ था साजिश, उसी के तहत इनको बाहर कर दिया गया। और धीरे धीरे जब बाहर हो गए तो उनके वियोग में कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ आसक्त होते गए, और फिर लास्ट में श्री कृष्ण के हो गए, भक्त हो गए। अब अगला इसके बाद आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय सीमा आपको बताया गया है 1900 से अब तक, या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ोगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ोगे तो 1900 से 1984 इन्होंने रखा है। लेकिन चूंकि वो जब तक जीवित थे तभी तक इसको रखे थे, तो अब जो है वो मर गए हैं, तो इनकी समय सीमा जो है अब तक मानी जाती है। हाँ चेष्टा, कुछ कहना है? सर आप अष्टयाम बता रहे थे। हाँ अष्टयाम। अष्टयाम जो है 2-3 लोगों की किताबें हैं, जैसे नाभादास हैं, ठीक है, वो भी अष्टयाम लिखे हैं। अब अगर मान लो परीक्षा में आ गया अष्टयाम किसकी रचना है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते नहीं दिए जाते हैं, ठीक। यही हम कह रहे थे। ओके सर। हाँ, अब अगला है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय जो है 1900 से लेके अब तक माना जाता है। इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट लेते हैं, गद्य और पद्य, या गद्य और काव्य। अगली क्लास आपकी कब से स्टार्ट होगी? 1 बजे से है। 1 बजे चलो से है अभी तो सर, टाइम नेक्स्ट है, 10 क्लास मिनट ले लेते हैं, 10 मिनट खत्म कर देते हैं। क्या 1 बजे से है नेक्स्ट क्लास? 1 बजे से? हाँ जी। तो अभी तो क्लास ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर आप लीजिए, बराबर लीजिए। नहीं अगर मान लो और बच्चे जैसे वो करना चाहें तो ठीक है।
नहीं आप थोड़ा सा लीजिए। है बस। ठीक ठीक, ओके ओके। अब देखो, अब इसको जल्दी से खत्म कर लेंगे, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। तो आधुनिक काल जो है हमारा है, इसको हम काव्य और गद्य दो भागों में बांट देते हैं समझने के लिए। और जब काव्य की बात आती है तो काव्य को भी अलग अलग समय डिवाइड किया गया है। और फटाफट आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं सुनना चाहो तो वैसे सुन लो, ठीक है। आधुनिक काल के काव्य को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युगीन काव्य, जिसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से, हाँ भारतेंदु युगीन काव्य 1857 से 1900 ईस्वी का समय है भारतेंदु युगीन काव्य का। दूसरा है द्विवेदी युगीन काव्य, वो 1900 से 1920 ईस्वी तक। तीसरा है आपका छायावादी काव्य, वो 1920 से 1936 ईस्वी इसका समय है छायावादी का। चौथा है आपका प्रगतिवादी काव्य, मम्मी मैं प्रगतिवाद नहीं हूँ। प्रगतिवाद का समय जो है 1936 से 1943 ईस्वी 43 ईस्वी 1943। प्रयोगवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य का समय है 1943 से 1953 ईस्वी। ठीक। अब प्रयोगवादी के बाद आता है लास्ट में आपका नई कविता, जो 1903 है। काव्य का समय सबको मालूम हो गया? सर दोबारा बोल दो, आवाज कट गई आपकी। ओके। नई कविता, नई कविता से अब तक, ओके आज तक ठीक है सर, ठीक है। हाँ, आज का जो समय है वो नई कविता में ही चल रहा है। प्रयोगवादी क्या बोला? प्रयोगवाद का 1943 से 1953। सर 43 या 45? 43। ओके सर हमारे यहाँ युगीन काल का क्या था? भारतेंदु युगीन 1900 से 1920 ईस्वी। तो सॉरी, भारतेंदु 1857 से 1900। ठीक है सर। भारतेंदु युगीन 1857 से 1900। अब देखो, इसका अब माने जो बांटा गया है, ये प्रमुख कवि जो थे उसी के पहले तो उसके आधार पर किया गया, अगर नहीं तो उस काल में जो विशेषताएं थी उस युग में उसको लिया गया है। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इनको एक बार सुन लो। भारतेंदु युगीन जो काव्य होता है, इसमें प्रमुख कवियों में आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं ही, अंबिका दत्त व्यास। आप लिखेंगे या सुन लेंगे? वैसे लिखेंगे तो लिखेंगे, चलो लिख लो। प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये पूरा एक ही नाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, ठीक। इनकी रचनाओं को हम लिख के आपको भेज देंगे। ओके, रचना लिखेंगे आप लोग? ओके सर। नहीं सर, आप सेंड कर देना। हाँ, लिख हम ग्रुप पे भेज देंगे।